नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 17 अप्रैल और चलिए जानते हैं 17 अप्रैल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है कि जीएसटी के तहत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है। तो ऑप्शन है यह एक ऐसा तंत्र है जहाँ खरीदार विक्रेता के बजाय सीधे सरकार को कर का भुगतान करता है। दूसरा है यह एक ऐसा तंत्र है जहाँ पे विक्रेता खरीदार के बजाय सीधे सरकार को कर का भुगतान करता है। या यह एक ऐसा तंत्र है जहाँ खरीदार और विक्रेता दोनों सरकार को कर का भुगतान करते हैं। या चौथा ऑप्शन है कि यह एक ऐसा तंत्र है जहाँ खरीदार और विक्रेता दोनों के लिए कर में छूट होता है। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन होता है ए कि यह एक ऐसा तंत्र है जहाँ खरीदार विक्रेता के बजाय सीधे सरकार को कर का भुगतान करता है, जिसे हम लोग जीएसटी के तहत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं। अब इसके एक्सप्लेन में देखें तो जीएसटी के तहत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एक ऐसा तंत्र है जिसके तहत जीएसटी का भुगतान किया जाता है और माल और सेवाओं के प्राप्तकर्ता द्वारा सरकार के पास जमा किया जाता है, न कि माल सेवाओं को आपूर्तिकर्ता द्वारा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि वर्तमान में भारत विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक देश है। और दूसरा कह रहा है कि पिछले 8 वर्षों के दौरान भारत में दूध उत्पादन में 50% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। अब यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर इसके एक्सप्लेन देखते हैं कि भारतवर्ष 2021-22 में वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24% योगदान के साथ विश्व में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन यानी कि रैंक प्रथम स्थान पर है। इस प्रकार से आपका कथन एक सही है, ठीक है। और वहाँ पर यहाँ कहें कि भारत में दुग्ध उत्पादन में पिछले 8 वर्षों के दौरान यानी कि 2014 से 2015 और 2021 से 2022 के दौरान 51% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस प्रकार से कथन 2 भी सही है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका डी वाला होता है कि न तो एक सही है न तो 2, यानी कि दोनों के दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही हैं। अगला कह रहा है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर ऑप्शन है कि डोकलाम भारत के साथ उनके ट्राई जंक्शन के पास स्थित चीन और भूटान के बीच विवादित क्षेत्र है। और दूसरा कह रहा है कि भारत 1890 की एंग्लो चीन संधि के आधार पर डोकलाम क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र के रूप में दावा करता है। तो यहाँ पर कह है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जानते हैं डोकलाम के बारे में। तो डोकलाम भारत के साथ उसके ट्राई जंक्शन के पास स्थित चीन भूटान के बीच विभाजित क्षेत्र है। इस प्रकार से पहला वाला कथन क्या है आपका सही है कि डोकलाम चीन भूटान और भारत के बीच का क्षेत्र है। और दूसरा कह रहा है कि आपका कि चीन 1890 की एंग्लो चीन संधि के आधार पर डोकलाम क्षेत्र को चीनी क्षेत्र के रूप में दावा करता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य और तिब्बत में चीनी निवासियों के बीच बातचीत हुई। चीन और भूटान के विपरीत भारत डोकलाम पर दावा नहीं करता है, लेकिन भूटान के दावे का समर्थन करता है। तो इस प्रकार से आपका दूसरा ऑप्शन गलत है, क्योंकि भारत जो है यह डोकलाम पे अपना दावा नहीं करता है। कौन दावा करता है? भूटान दावा करता है और भूटान का भारत समर्थन करता है। इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है कि केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सलीम अजीज दुर्रानी का नाम सुर्खियों में था। निम्नलिखित में से वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। ऑप्शन है पाकिस्तान के एक रेसलर या स्पेन के कार्डियोलॉजिस्ट या पूर्व भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी या बांग्लादेश के फुटबॉल खिलाड़ी। तो यहाँ पर जानते हैं कि आपका सही ऑप्शन होता है कि यह पूर्व भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी थे। अब इनके बारे में जानते हैं। तो बीते 2 अप्रैल 2023 को पूर्व भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी सलीम अजीज दुर्रानी का गुजरात के जामनगर में निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे और कुछ दिनों से बीमार थे। श्री दुर्रानी ने भारत के लिए 29 टेस्ट मैचों में 25.04 के औसत से 1202 रन बनाए और 75 विकेट लिए। 1961-62 में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की शानदार जीत में दुर्रानी ने 23 विकेट लिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री दुर्रानी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री दुर्रानी ने 1969 की हिंदी फिल्म के एक मासूम और 1973 की फिल्म चरित्र में अभिनय भी किया था। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 1 अप्रैल या 2 अप्रैल। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए 3 अप्रैल को राज्यसभा दिवस मनाया जाता है। जानते हैं कि 3 अप्रैल को राज्यसभा दिवस मनाया जाता है। 1952 में राज्यों की परिषद को राज्यसभा का नाम दिया गया था। 1952 में तत्कालीन राज्यों की परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने घोषणा किया कि परिषद को हिंदी में राज्यसभा का नाम से जाना जाएगा। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की ऊपरी सदन के सभी वर्तमान पूर्व और सदस्यों को बधाई दी। अगला क्वेश्चन है कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।
ऑप्शन एक है कि RLB एक स्वदेशी स्पेस शटल है। दूसरा है आपका कि इससे स्पेस लॉन्चिंग की लागत तो बढ़ेगी, लेकिन इसके जरिए दुश्मनों के सैटेलाइट को निशाना बनाकर उन्हें नष्ट करने का भी काम किया जा सकता है। तो पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो अब इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे जानते हैं कि आपका 2 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इसरो ने DRDO और वायुसेना से मिलकर RLV यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का एक लैंडिंग टेस्ट किया। RLV यानी कि रियूजेबल लॉन्च व्हीकल जो है एक स्वदेशी स्पेस शटल है, जिसे ऑर्बिटल री एंट्री व्हीकल के नाम से भी जाना जाता है। इसरो ने इस तरह की तकनीकी पर काम किया है जिससे अंतरिक्ष यान धरती पर वापस आ सकेंगे और उन्हें हवाई जहाज के जैसे लैंड किया जा सकेगा। इसे ही रियूजेबल लॉन्च व्हीकल कहा गया है। इससे अंतरिक्ष प्रक्षेपण की लागत बहुत कम हो जाएगी। इसके जरिए सैटेलाइट लॉन्च करने और दुश्मनों के सैटेलाइट को निशाना बनाकर उन्हें नष्ट करने का भी काम किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्या है कि पहला वाला ऑप्शन आपका सही है और दूसरा वाला गलत है। अगला है आपका लास्ट है कि CBI के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कह रहा है कि CBI का गठन संस्थानम समिति की सिफारिश के आधार पर हुआ था, और दूसरा कह रहा है कि 1997 की विनीत नारायण मामला CBI निदेशक के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। इस प्रकार सी वाला सही। अब एक्सप्लेन में जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 3 अप्रैल को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया। बता दें कि CBI की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को गृह मंत्रालय के एक संकल्प द्वारा भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए गठित संथानम आयोग की सिफारिश पर हुई थी। CBI को अपनी शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 द्वारा प्राप्त होती है। CBI एक प्रमुख निदेशक होता है जिसके सहयोग के लिए विशेष निदेशक या अतिरिक्त निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। एक वक्त ऐसा था जब सरकार अपनी मर्जी से कभी भी CBI निदेशकों को हटा सकती थी। यह नियम 1997 तक था जब सरकार ऐसा कर सकती थी। 1997 में विनीत नारायण मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से कार्यकाल को कम से कम 2 साल का कर दिया गया। इसके पीछे मकसद था कि CBI चीफ बिना किसी दबाव के अपना कार्य कर सके। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। ये रहे पिछले एक सप्ताह पिछले आज के करंट अफेयर्स। अब समय है कि आज के क्वेश्चन का। तो आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडिया का जो पिछले सेशन में क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया। तो जिसका सही उत्तर था कर्नाटक। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि राज्यसभा दिवस कब मनाया जाता है। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम में जाकर आप एजुकेशन हब बाय अमन सर को भी सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो।